नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल मारवाड़ मुंडवा के फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इस डेफिनेशन को हम 8th 10th और लास्ट की क्लासों में कई बार पढ़ते हुए आए हैं। सिंपल डेफिनेशन है द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये डायग्राम दिया हुआ है आपके सामने और इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि जब इस वायर के एंड पर हम कोई पोटेंशियल अप्लाइड कराते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कराते हैं, तो इस कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करने लग जाते हैं और इन इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से ही इस वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो हो जाता है। सिंपल डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला है अपने पास। इस करंट का जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो एम्पियर होती है। SI यूनिट है एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन है इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डायमेंशन फॉर्मूला भी अपने को पता होना चाहिए। करंट एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। देखेंगे कि किस तरह से अपने पास में ये रूल फॉलो नहीं करता। अगर अपने पास में ये एक वेक्टर है, अपने पास ए, दूसरा वेक्टर है बी, अगर हम इनका ऐड कराते हैं, एडिशन करते हैं, तो रिजल्टेंट जो आता है वो एक नया वेक्टर बनता है आर। ये आर वेक्टर एक नया रिजल्टेंट हो जाएगा। मतलब क्या रहा कि ए की डायरेक्शन और बी की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो आर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर हम अब करंट को भी इसी तरह से शो करते हैं कि अपने पास एक इस तरह से बैंड वायर है, इस एंड में, इस एज में अगर करंट I1 फ्लो हो और इस एज में करंट I2 फ्लो हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से एक नई I3 होनी चाहिए, यानी जो नई करंट बनेगी उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। अब यहाँ तो कोई कंडक्टिंग वायर है नहीं, तो क्या स्पेस में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि करंट वेक्टर सम रूल को फॉलो नहीं करता है और वेक्टर सम रूल को फॉलो नहीं करने के कारण ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सीधा साधा अपने पास एक जवाब होता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन वह डायरेक्शन होती है जिसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा वही डायरेक्शन अपनी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जितने भी कंडक्टिंग वायर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो उसके साथ में पैरेलल में एक पॉजिटिव होल जिसको बोलते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। इस दिए गए टॉपिक में हम ये देखते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ करंट।
वन टाइप इज कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट होता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आए, तो इसके लिए हम देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अगर हम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमने देखा था यहाँ हम देखेंगे इस तरह से ये जितने भी जॉइंट है, जहाँ पर भी जॉइंट है वहाँ पर बॉन्ड बना हुआ है। इन सब जगह पर ये एटम है, ये एटम को शो करते हैं, और ये जो लाइनिंग है ये बॉन्ड शो होती है, और इसके बीच में होता है फ्री स्पेस। तो ये जो बॉन्ड होते हैं ये इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड होता है। अगर दो कार्बन को लेकर के समझा देता हूँ मैं कि कार्बन, ये एक कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम, तीसरा कार्बन एटम, चौथा कार्बन एटम, और इधर एक और कार्बन एटम मैं ले लेता हूँ, और इसके साथ में अब इसका बॉन्डिंग करते हैं हम। तो बॉन्डिंग किस तरह से करते हैं कि कार्बन दो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा यहाँ पर बंधा रहता है, यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। ये न्यूक्लियस है, जो भी रेड डार्क शेडेड पोर्शन है ये न्यूक्लियस है, और येलो लाइन जो है वो आपका इलेक्ट्रॉन को शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन को मैं ग्रीन कलर से शो कर देता हूँ इस तरह से। तो ये एक स्ट्रक्चर बनता है और बहुत सारे एटम्स वो आगे एक लंबी सीरीज बनाते हैं, क्रिस्टलिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब जब हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर हम हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, तब क्या होता है, तब ये होगा कि इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके बाहर चला जाएगा। तो मैं ये मान लेता हूँ कि इस जगह से इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ गया अपनी, और ये इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ करके कहाँ पर आ गया, बाहर आ गया इस जगह पर। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ करके बाहर आ जाता है, तो जिस जगह पर पहले इलेक्ट्रॉन था वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की वजह से पॉजिटिविटी आ जाती है, और इस पॉजिटिविटी को मैं कोई अलग कलर से डिफ़ाइन कर देता हूँ, ब्लू से डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये एक होल क्रिएट हो जाता है। ये जो होल है ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करेगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, और इस वजह से इनकी वजह से जो करंट होती है, इनकी वजह से जो करंट है वो दो टाइप की हो जाती है। एक तो कन्वेंशनल करंट, दूसरी होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट। करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, that is called electronic currents, और current flow due to holes और positive charge, that is called conventional current। और इनकी वजह से जो डायरेक्शन है वो अपने पास डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक करंट डायरेक्शन हो जाती है। ये डायग्राम में अपन शो करके दिखाते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है, तो एक्चुअल करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है। अब अपन डिफरेंट टाइप ऑफ करंट के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इस डायग्राम में कई सारी करंट को एक साथ लिया गया है। तो मैं अलग अलग आपको एक दूसरे
पिक्चर में शो कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अपने पास टाइप ऑफ करंट है, डिपेंड अपॉन वेव फॉर्म। ये वेव फॉर्म के ऊपर डिपेंड कर रही है। इस तरह से है। नंबर फर्स्ट पर आप देखेंगे साइनोसॉइडल वेव। इसमें जो वेव फॉर्म बनता है करंट का वेव फॉर्म, वो साइन वेव की तरह से रिएक्ट करता है, इसलिए इस करंट के फॉर्म को हम साइनोसॉइडल वेव फॉर्मेट कहते हैं। कई बार करंट डायरेक्ट करंट भी होती है। डायरेक्ट करंट का ओनली ये एकमात्र ही एग्जाम्पल है, नीचे वाला एग्जाम्पल डायरेक्ट करंट का नहीं है। तो इसमें करंट की वैल्यू में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं आता। अगर मान लो इस जगह पर करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है, तो टाइम चाहे कितना भी आगे निकल जाए, करंट की वैल्यू हमेशा 5 एम्पियर ही रहेगी। इसलिए इस तरह की करंट को हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। बाकी और अगर अपन नीचे की तरफ चलें तो और भी अपने पास में देखो स्क्वायर वेव है। ये स्क्वायर वेव, क्योंकि यहाँ पर जो करंट वेव फॉर्मेट बना रही है वो स्क्वायर टाइप का बना रही है। इसको हम सॉ टूथ वेव बोलते हैं, जिग जैग आकार का बनाती है। और इसमें केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही करंट है, वेरिएशन हो रहा है। और इस तरह की करंट को हम पल्सेटिंग करंट कहते हैं। तो ये अपने पास करंट के टाइप आ गए। अब इसके बाद अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन जो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले अपन करंट कैरियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। करंट कैरियर इन सॉलिड में अपने पास में 3 तरह के सॉलिड होंगे। एक तो कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर। कंडक्टर के अंदर जो कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों होते हैं। और इंसुलेटर के अंदर कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है। इस तरह से अगर हम लिक्विड्स के बारे में बात करेंगे तो लिक्विड्स में भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट्स को अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। लिक्विड के अंदर जो भी करंट फ्लो होती है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से होती है। फॉर एग्जांपल हम लिक्विड कौन कौन से लेते हैं, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ये अगर अपने पास में इनके लिक्विड है तो NaCl, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था कि ये जब डिवाइड होता है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव इसमें टूटता है। ये ब्रेक हो जाएगा जिसमें Na पॉजिटिव चार्ज कैरियर की तरह और Cl नेगेटिव चार्ज कैरियर की तरह बिहेव करता है। कोई सा भी सॉल्यूशन हो हमेशा इसी तरह से बिहेव करेंगे। ये इसमें एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर, ये इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे। इसी तरह से गैसेस के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि गैसेस होती है वो इंसुलेटर होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन जब हाई पोटेंशियल इनके ऊपर लगाया जाए या गैसेस से एक्स रेज को पास आउट कराया जाए, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये एक चैम्बर बना देते हैं। इस चैम्बर के अंदर हम मान लेते हैं कि ऑक्सीजन O2 गैस भरी हुई है और इस पर हम एक्स रेज ड्रॉप कराते हैं इस बॉक्स के ऊपर। जब एक्स रेज यहाँ से इसे थ्रो आउट हो जाएगी तब हम देखेंगे कि इस बॉक्स के अंदर भरी हुई ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आयोनाइज्ड हो जाएगी। ये ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से ये आयोनाइज्ड हो जाएगी गैस। और कोई भी गैस को अगर आयोनाइज्ड कराना हो तो हम उस पर एक्स रेज या हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करा सकते हैं।
लेकिन कुछ नोबल गैसेस होती हैं जिन पर ये इफ़ेक्ट नहीं करता है, वो हमेशा इंसुलेटिंग की तरह ही बिहेव करती हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सेंस है कि ये कोई कंडक्टिंग वायर दिया हुआ है, स्मॉल पीस ऑफ कंडक्टिंग वायर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जिगजैगली इस तरह से शो किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव होता हुआ दूसरी तरफ जाता है, वन एंड से सेकेंड एंड की तरफ पहुंच गया। नीचे देखिए, ये बैटरी का प्लस एंड है तो ये प्लस की तरफ बिहेव करेगा, ये माइनस की तरफ बिहेव करेगा। और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव एंड की ओर ही मूव करेंगे। तो अब ये जिग जैग फॉर्मेट ही क्यों बनाते हैं, तो देखिएगा ज़रा, अगर अपने पास में इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और अलग अलग इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि ये स्ट्रक्चर है। अब ये आयंस अपने पास में ये न्यूक्लियस मान लो या फिर आप बॉन्ड मान लो, एटम मान लो, एटम ही मान कर चलते हैं, ये सारे एटम्स हैं। और इन एटम्स के चारों तरफ बाहर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ये एटम है, इस एटम के बाहर यहाँ पर चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड दूसरे इलेक्ट्रॉन का रिपेल करता है हमेशा, तो इसको अपने को ध्यान नहीं रखना है, केवल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है, इतना ही ध्यान रखेंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, इसमें से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। तो सबसे पहले ट्रेवल करता हुआ इस एटम के पास से होकर गुजरता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इसको रिपेल कर देता है और रिपेल करके ये इधर की तरफ चला जाता है। तो जैसे जिस जगह से ये रिपेल होता है उसको हम एक तरीके से कोलिजन मानते हैं कि यहाँ से कोलिजन होकर के इधर की तरफ गया है। यानी बिहेव, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस तरह से बिहेव करता है जैसे कि यह किसी एटम से या किसी मॉलिक्यूल से या बॉन्ड से कोलाइड होकर के दूसरी जगह जा रहा है। फिर यहाँ से कोलिजन होकर के ये इधर की तरफ मूव करता है, फिर यहाँ इधर, फिर वापस इधर चला जाएगा, फिर इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ मूव होता हुआ वो दूसरे एंड पर पहुँच जाता है। तो इस तरह के मोशन है। तो ध्यान से देखिएगा, हम ये मान लेते कि यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट टाइम में जब जहाँ से उसने स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग पॉइंट से फर्स्ट कोलिजन पर लगा गया टाइम t1 है। उसी इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच में लगा टाइम t2 है, फिर t3, t4, तो कई टाइम इसमें लगते हुए चले जाएंगे। तो वो t1, t2, t3 और tn तक टाइम कंसीडर होता है। ये जो टाइम यहाँ पर कंसीडर हुआ, इसका एवरेज, ये एवरेज आपका क्या कहलाएगा, रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। तो सबसे पहले हमने रिलैक्सेशन टाइम के बारे में बात की है। अब इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, तो इस फोर्स के बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ज़रा, यहाँ पर ये वायर है, यहाँ पर फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन पर फोर्स F वेक्टर इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, पॉजिटिव की ओर हमेशा मूव करेगा। और जैसे ही हम यहाँ पर प्लस माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कराते हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर प्रोड्यूस हो जाता है।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स वो हम इस वाले फॉर्मूले से दे देते हैं कि F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस क्यू ई वेक्टर। माइनस का साइन इसलिए लिया गया है क्योंकि F वेक्टर और E वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आया है। सेकेंड टर्म में Q चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसलिए Q की वैल्यू माइनस ई पुट कर देंगे। इस माइनस ई की वैल्यू को ऊपर पुट करते हैं तो F वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू निकल के आता है ई वेक्टर। अब हम फोर्स एक्ट ऑन एनी मूविंग पार्टिकल, कोई भी मूविंग पार्टिकल है उसके ऊपर अगर फोर्स लगता है तो हम उस फॉर्मूले को देते हैं F इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ पर पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यहाँ पर मास इलेक्ट्रॉनिक मास होगा और एसेलरेशन ये भी किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का एसेलरेशन होगा। तो हम यहाँ पर साइड में शो दिखाते हैं कि ए ई क्या है, एसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम क्या चीज़ हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हम न्यूटन्स के लॉ से लेते हैं और ये अपने पास इलेक्ट्रिक लॉ से निकल के आया। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन टू को हम इक्वेट करते हैं तो एसेलरेशन की वैल्यू इस फॉर्म में आ जाती है। अब देखिएगा रिलैक्सेशन टाइम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन था और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करता हुआ इधर आया, कई सारी कोलिजन कर रहा है। कोलिजन के टाइम देखिए T1 का टाइम, फिर सेकंड कोलिजन में T2 है, फिर नेक्स्ट कोलिजन में T3 है, इस तरह से आगे तक जाते हुए Tn। अलग अलग एक ही इलेक्ट्रॉन को अलग अलग कोलिजन में अलग अलग टाइम लग रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं, T1, T2, T3 डॉट 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 Tn। तो इनका एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज को इस फॉर्मूले से अपन शो कर रहे हैं। ये फॉर्मूला एवरेज बताता है और इसको अपन बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है ये। अब देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हम यूज़ करते हैं तो इनिशियली जब हम इस कंडक्टिंग वायर पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उससे पहले इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं, यानी इनका मोशन जीरो होता है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, जीरो। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी को यहाँ पर देखिएगा जीरो ही शो किया है। फिर पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव करता है, जिग जैग पाथ पर मूव करता है, जिसको हम मीन फ्री पाथ भी कहेंगे आगे चल करके। इस पर लगने वाला टाइम t दैट इज इक्वल टू टॉ, यानी रिलैक्सेशन टाइम के बराबर है। और लास्ट में ये एक एवरेज वेलोसिटी से मूव करता है जिसको हम vd कह रहे हैं। तो इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और वैल्यूज़ पुट करने के बाद अपने पास ये फॉर्मूला vd दैट इज इक्वल टू जीरो प्लस एसेलरेशन की वैल्यू जो हमने ऊपर ली थी ई वेक्टर अपॉन एम टॉ, ये यहाँ आ गई और पुट करने के बाद अपने पास ये फाइनल फार्मूला आ जाता है जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं और इसकी यूनिट अपने पास ये आ जाती है मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हम मोबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो मोबिलिटी क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम नॉर्मल डेफिनेशन कह देते हैं, इसको म्यू से डिफाइन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पर रख देते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ रख देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, तो ये इक्वेशन अपने पास आ जाती है। इसको ही अपन बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टिंग वायर। इसकी यूनिट को हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले ऊपर देखो ये क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और नीचे है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। तो ये दोनों मिलकर के मीटर कूलम अपॉन न्यूटन सेकंड आ जाती है। अदरवाइज़ हम इलेक्ट्रिक फील्ड की दूसरी यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर यूज़ करते हैं, तो अपने पास नई यूनिट आ जाती है मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकंड। इस तरह से अपने पास ये टॉपिक हो जाता है और
नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में यहाँ पर क्या क्या चीज़ दिए हुए हैं नोट्स में आपको पहले से ही गिवन है, और मोबिलिटी यहाँ आपको समझा दी है। अब देखिए मोबिलिटी दो तरह की हो जाएगी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स, यानी पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स के लिए Me और होल्स के लिए H यूज करते हैं। ये सेमीकंडक्टर चैप्टर है, उसका पोर्शन है, और इनकी वजह से अगर हम देखें तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। ये क्यों है यहाँ पर अपने पास दिया हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर इनसाइड कंडक्टर, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज़्यादा होती है। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास ये न्यूमेरिकल्स है। इन न्यूमेरिकल्स को आप लोग अच्छे से पढ़ के कर लीजिए। कैलकुलेटिव है कुछ, और आगे कैलकुलेटिव ही आएंगे, इनका अपने को यूज़ करते हुए पढ़ना है। आज के लिए इतने ही टॉपिक काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।